ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट लंग कैंसर। अब हमने आज सीखना है लंग कैंसर सीखना है और इसकी कॉम्प्लिकेशन सीखनी है कि हमें अगर लंग कैंसर अल्लाह ना करे हो जाता है तो वो क्या होता है, उसके किस कौन कौन सी टाइप्स हैं और हमें चेस्ट एक्सरे पे क्या फाइंडिंग मिलेगी, हमें और क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम आती है या पैनकोस्ट ट्यूमर आता है। तो इन दोनों को हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। आज का टॉपिक काफी कंसेप्चुअल है, तो इसलिए आपने अपनी त्वचा इधर रखनी है, फोकस्ड होकर बैठना है, वरना आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे टॉपिक का नाम है लंग कैंसर। अब कैंसर का तो आप सबको पता है कि कैंसर हम किसको कहते हैं। कैंसर हम कहते हैं अब नॉर्मल ग्रोथ को। ठीक है, अगर किसी टिश्यू की अब नॉर्मल ग्रोथ हो गई हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैंसर कहते हैं। और इसको हम और क्या कहते हैं, इसको मेलिग्नेंसी भी कहते हैं। अब आपने याद रखना है, पहली बात जो आपकी पैथोमा वाले ने लिखी है, पहले हम थोड़ा सा पैथोमा से पढ़ते हैं, फिर हम फर्स्ट एड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास पैथोमा नहीं है तो जो बातें मैं अभी बताने लगा हूं ये आप अपनी काइंडली फर्स्ट एड पे लिख लेना, ये बिल्कुल अहम बातें हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने पहली बात जो याद रखनी है, वो पहली बात ये याद रखनी है कि जो लंग कैंसर है, इट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। पूरी दुनिया में जो कैंसर के साथ मौतें होती हैं, वो सबसे ज्यादा उसकी वजह कौन सी है? लंग कैंसर। लोग कैंसर की वजह से जो मरते हैं सबसे ज्यादा, वो लंग कैंसर की वजह से मरते हैं। और इन यूएस, वैसे आपकी बुक में इन यूएस लिखा हुआ है, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर की वजह से अमवात होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? वो होती हैं लंग कैंसर की वजह से। और मोस्टली ये आपको जो प्रेजेंटेशन मिलेगी, जो आपको मरीज मिलेगा, वो कितने साल का होगा? वो 60 साल का मरीज होगा। ठीक है, उसकी उम्र 60 साल होगी, तकरीबन 60 साल से ज्यादा के मरीजों में ये होता है लंग कैंसर। अभी तक हमने सिर्फ दो बातें पढ़ी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें जो होती हैं वो किससे होती हैं? लंग कैंसर से होती हैं। और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो 60 ईयर में आपको मिलेगी। अब हम आते हैं कि भाईजान किस किस वजह से, क्या वजह है कि हमें लंग कैंसर हो जाता है। तो सबसे पहली वजह, इसके जो रिस्क फैक्टर है, मेरी मार्कर ही नहीं चल रही, एक मिनट। जो इसके रिस्क फैक्टर है कि आपको लंग कैंसर किस वजह से होता है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली बात आपने याद रखनी है, वो क्या है? स्मोकिंग। ठीक है, पहला रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग। मतलब एक बंदा अगर स्मोकर है, ठीक है, अगर एक बंदा स्मोकर है तो सबसे ज्यादा उसको चांस है कि उसको क्या हो जाएगा? लंग कैंसर हो जाएगा। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं कैंसर की वजह से, वो किसकी वजह से होती हैं? लंग कैंसर की वजह से होती हैं। अब स्मोकिंग में आपको पता है, जो सिगरेट होती है, इसमें मोर देन 60 कार्सिनोजेन्स होते हैं। इसमें 60 या 60 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज कराते हैं। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, जो लंग कैंसर होता है, इसमें 85% जो मरीज होते हैं, जो लंग कैंसर के 85% मरीज होते हैं, इट दे आर ड्यू टू स्मोकिंग। मतलब वो स्मोकिंग करते हैं और 85%, 85% लोग क्या होते हैं? लंग कैंसर में चले जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। कैंसर वो उसने ये लिखा हुआ है स्मोकिंग के बारे में कि जो कैंसर का रिस्क है, ये थॉमस अभी मैं पढ़ा रहा हूं, फिर हम फर्स्ट एड पे आते हैं। जो कैंसर का रिस्क है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मतलब हम जितनी ज्यादा स्मोकिंग करेंगे, अगर एक मरीज है वो ज्यादा स्मोकिंग करता है, उसको ज्यादा अरसा हो गया है स्मोकिंग करते हुए, तो उसको जितनी ज्यादा वो स्मोकिंग करेगा उतना उसको ज्यादा रिस्क होगा। तो उसने इस तरह लिखा हुआ है कि कैंसर का रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन ड्यूरेशन। मतलब कितने अरसे से वो स्मोकिंग कर रहा है, और पैक ईयर्स के कितने, मतलब एक दिन में वो कितनी सिगरेट्स को कंज्यूम करता है। तो जितनी वो ज्यादा सिगरेट्स पिएगा, उतने ज्यादा उसको लंग कैंसर का होने का चांस ज्यादा है। उसके बाद जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो रेडोन होता है, अब गौर से देखना आपने, पहला हमने रिस्क फैक्टर पढ़ा स्मोकिंग, कि भाई सिगरेट पीने से लंग कैंसर हो जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है रेडोन। ठीक है, रेडोन। अब रेडोन क्या चीज है? रेडोन आपको पता है एक यूरेनियम होता है। ठीक है, मैं आपको आगे जाके बल्कि बताता हूँ। हमारे पास ना एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं यूरेनियम। यूरेनियम किस किस में यूज होता है? एटम बॉम्ब में यूज होता है। इसके अलावा यूरेनियम के पावर प्लांट्स होते हैं, पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, बट अमेरिका में यूरेनियम के बहुत ज्यादा पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि वो इससे बिजली पैदा करते हैं यूरेनियम से, या फिर एटम बॉम्ब बनाते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम में वो ये कहता है, जब यूरेनियम का हम क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव डिके करते हैं। जब हम इसको तोड़ते हैं, रेडियो एक्टिव डिके करते हैं यूरेनियम का, तो हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेडोन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? रेडोन कहते हैं। अब ये जो रेडोन है ये क्या करता है? ये सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाता है, जो वहां की मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। अब होता क्या है, उसने ये लिखा है कि मोस्ट पब्लिक एक्सपोजर टू रेडिएशंस। मतलब कि वो ये कहता है कि अगर फर्ज करें एक जगह पे पावर प्लांट था यूरेनियम का,
उसमें जब रेडियो एक्टिव डिके होगा तो रेडोन पैदा होगा, रेडोन क्या होगा, उस जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद वो ये कहता है कि जो पब्लिक एक्सपोजर है, पब्लिक एक्सपोजर मतलब जो लोगों का एक्सपोजर है टू रेडिएशन, उसमें मोस्ट कॉमन क्या है, रेडोन का है। और रेडोन कैसे बनता है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव डिके से। तो उसने पहली बात लिखी है कि पब्लिक एक्सपोजर का मोस्ट कॉमन, पब्लिक का जो मोस्ट कॉमन एक्सपोजर होता है वो किससे होता है, रेडिएशन में किससे होता है, आपके रेडोन से होता है। दूसरी बात जो उसने ये लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसमें उसने ये लिखा है कि सेकंड मोस्ट कॉमन काज इन यूएस, मतलब कि पहला क्या है, सबसे पहला है स्मोकिंग। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है, स्मोकिंग। बट अमेरिका में चूंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसने ये लिखा है कि सेकंड मोस्ट कॉमन काज इन यूएस, तो वो क्या है, रेडोन का एक्सपोजर है। और रेडोन कैसे बनता है, यूरेनियम का जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो रेडोन बनता है। उसके बाद उसने ये लिखा है कि ऐसे लोग जो कि यूरेनियम की कान कनी करते हैं, ऐसे लोग जो यूरेनियम की कान होती है, इसका ना पहाड़ होता है और उसमें से हम यूरेनियम निकालते हैं, वो कहता है ऐसे लोग जो कि यूरेनियम माइनर्स हैं। यूरेनियम माइनर्स का क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो इसकी कान में काम करते हैं, जो इसके जहां से ये निकाला जाता है वहां काम करते हैं, तो उनमें लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि यूरेनियम से क्या बनता है, रेडोन बनता है, और वो क्या कॉज कराता है, हमें लंग कैंसर कॉज कराता है। हम आगे चलते हैं और उसके बाद हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा पढ़ा देता हूं। तीसरा जो रिस्क फैक्टर है, दैट इज योर एस्बेस्टोस। हमने पीछे भी पढ़ा था कि एस्बेस्टोस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, शिप इंडस्ट्री में। अगर कोई बंदा शिप मेकिंग करता है उसमें एस्बेस्टोस यूज होता है, या फिर रूफिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये क्या करता है, हमारे लोअर लोब को इफेक्ट करता है। तो एस्बेस्टोस कैन आल्सो काज लंग कैंसर, एस्बेस्टोस कैन आल्सो काज लंग कैंसर। और कौन सा लंग कैंसर ये मोस्ट कॉमनली कॉज कराता था, मीजोथेलियोमा, जिसको हम प्लूरल कैंसर भी कहते थे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब वो ये कहता है कि भाईजान जो आपका मरीज होगा, ठीक है, जो आपका मरीज होगा उसकी प्रेजेंटेशन आपको क्या मिलेगी, आपका मरीज आपके पास किस तरह आएगा, उसको वो क्या क्या सिम्टम्स अपेयर होंगी। तो ठीक है, तो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, मतलब इन सिम्टम्स से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसको कैंसर है या नहीं, लेकिन फिर हम आगे जाकर थोड़े टेस्ट करेंगे और फिर हमें अंदाजा होगा। जो सिम्टम्स हैं, जो मरीज आपको सिम्टम बताएगा लंग कैंसर का, वो नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है, उनसे हम डायग्नोज कंफर्म नहीं कर सकते। सबसे पहला वो कहेगा कि भाईजान मुझे खांसी आती है, डॉक्टर साहब मुझे क्या आती है, खांसी आती है। और वो क्या कहेगा कि मेरा वजन बहुत कम हो रहा है, वेट लॉस। और एक और अहम बात आप याद रख लें, अपने माइंड में बैठा लें, कोई भी आपको बॉडी में कैंसर हो, कोई भी बॉडी में ट्यूमर हो, कोई कैंसर हो, तो आपको वेट लॉस लाजमी होता है। ठीक है, आपका वजन लाजमी कम होता है कैंसर में, ये आपने याद रखना है। चाहे कोई भी कैंसर हो, लंग का कैंसर हो, ब्लैडर का कैंसर हो, कोई कैंसर हो, आपका वेट लॉस लाजमी होगा। ठीक हो गया। उस मरीज को खांसी होगी, वेट लॉस होगा, और क्या होगा, जब वो खांसी करेगा तो उसकी बलगम में क्या आएगा, खून आएगा, हिमोप्टोसिस होगी। ठीक है, हिमोप्टोसिस होगी, उसकी बलगम में खून आएगा, और क्या होगा, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया। ठीक है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया होगा, मतलब कि उसको निमोनिया होगा ऑब्स्ट्रक्टिव वाला। ठीक है, अब निमोनिया होगा, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया होगा। और उसको हाँ, बस ये दो तीन सिम्टम्स आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे जब मैं खांसी करता हूँ तो मुझे खून आता है, मेरा वजन कम हो रहा है, और क्या है, मुझे खांसी आती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, दे आर नॉन स्पेसिफिक, इसलिए ये सिम्टम्स हमारे इतने काम की नहीं है। फिर आपने क्या किया, फिर आप कहते हैं कि चलो तुम ना अपना चेस्ट एक्सरे करवा के लाओ। जब वो अपना चेस्ट एक्सरे करवा के लाएगा तो आपको क्या मिलेगा, जब आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपको क्या मिलेगी, क्वाइन लीजन्स। ठीक है, क्वाइन लीजन्स, इसको मैं समझाता हूँ ये क्या होती है, क्वाइन लीजन्स मिलेंगी। उसके बाद आपने कहा चलो अपना ना लंग्स का सीटी स्कैन भी करवा के लाओ। तो जब वो लंग का सीटी स्कैन करवा के लाएगा तो सीटी स्कैन में आपको क्या मिलेंगे, नॉन कैल्सिफाइड, ठीक है, नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल्स। अब हम इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, पहले नंबर पे क्वाइन लीजन्स, क्वाइन का मतलब होता है सिक्का। ठीक है, जो हम करेंसी का सिक्का होता है। जब आप उस मरीज का क्या कराओगे, एक्सरे कराओगे, तो आपको क्या मिलेंगी, क्वाइन लीजन्स मिलेगी। अब ये जो क्वाइन लीजन्स हैं ये बिनाइन भी हो सकती हैं, मतलब ये खतरनाक नहीं भी हो सकती और खतरनाक हो भी सकती हैं। ठीक है, बिनाइन भी हो सकती है, मैलिग्नेंट भी हो सकती हैं। लेकिन आपने याद रखना है, बिनाइन, हमें जो लीजन्स हैं, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि लीजन्स तो हमें कई डिजीज में मिलता है। एक मिनट। ओके, जो क्वाइन लीजन्स है ये तो हमें कई डिजीजेज में मिलता है। अब फर्ज करें एक मरीज, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि टीबी का मरीज है। ठीक है, टीबी का मरीज है, टीबी में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि टीबी में क्या बनता है, कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, कैजिएटिंग
ग्रेनुलोमा, ठीक है, कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाईजान क्वाइन लीजन है क्या। तो मैं इधर आपको एक एक्सरे का, ये लंग्स है, ठीक है, फर्ज करें ये आपकी एक लंग है और आपकी एक ये लंग है, ये मैंने एक्सरे कराया हुआ है और मुझे क्या मिलता है, फर्ज करें ये लंग है और यहाँ पे मुझे एक ना गोल गोल एक पैच मिलता है जो कि क्या है, ओपेक है, जो कि मुझे एक्सरे पे व्हाइट पैच मिल रहा है। लंग्स पे जब मैंने एक्सरे कराया तो मुझे एक एक तरफ ना ये इस तरह गोल गोल एक पैच मिला, एक क्वाइन की तरह मुझे एक व्हाइट कलर का दायरा मिला। उसको मैं क्या कहूंगा, उसे मैं कहूंगा क्वाइन लीजन। लेकिन मेरा क्वाइन लीजन मुझे ये कंफर्म नहीं कर रहा कि इस बंदे को क्या है, लंग कैंसर है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भाईजान लीजन्स तो हमें कई डिजीजेज में मिलती हैं। जैसे कल हमने पढ़ा निमोनिया, निमोनिया में भी हमें लीजन मिलती हैं। इसके अलावा अगर एक पेशेंट है उसको टीबी हो गया और टीबी में मैंने समझाया था कि कौन सा ग्रेनुलोमा बनता है, मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था कि ग्रेनुलोमा क्या होता है और कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा क्या होता है। तो टीबी में क्या होता है, कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है। तो चूंकि फर्ज करें इस मरीज को कैंसर नहीं है, इस मरीज को क्या है, टीबी था और टीबी की वजह से उसकी इस लंग्स में ये जो लीजन हमें मिल रही है, इट इज ड्यू टू कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। तो आपकी बुक ने इसको इस तरह लिखा हुआ है कि ये जो क्वाइन लीजन है ये कंफर्म नहीं करती हमें कि हमारा लंग कैंसर है, क्योंकि जो क्वाइन लीजन है ये बिनाइन भी हो सकती है, कैंसर नहीं हो सकती, ये कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा भी हो सकता है। तो इसलिए ये हमें कंफर्म नहीं करती। इसके अलावा मैंने आपको ऊपर पहले बताया कि जो आपका लंग कैंसर है ये किस एज में होता है, ये 60 इयर्स की एज में होता है, ज्यादातर बूढ़ों में होता है। लेकिन अगर आपको यंग एज में, अगर आपको क्या मिलता है, यंग एज में ही आपको क्वाइन लीजन मिलती है, तो आपने कहना है कि भाईजान हम इसकी और टेस्टिंग करेंगे, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हिमार्टोमा, ठीक है, हिमार्टोमा, हिमार्टोमा क्या होता है, हिमार्टोमा शायद मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन हमने इतनी इसकी डिटेल में बात नहीं थी की। देखो हिमार्टोमा के बारे में आपने याद रखना है कि जो हिमार्टोमा होता है ना, ये नॉट कैंसर, ये कैंसर नहीं होता। पहली बात तो ये कैंसर नहीं होता, ये अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है, अब नॉर्मल ग्रोथ होती है। क्या होती है, अब नॉर्मल ग्रोथ तो होती है, अब नॉर्मल ग्रोथ इसमें होती है, बट इसमें जो सेल्स होते हैं वो डीरेंज्ड होते हैं, वो किसी अरेंजमेंट में नहीं होते, मतलब वो उल्टे पुल्टे अरेंज होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, हिमार्टोमा कहते हैं, ये कैंसर नहीं होता। तो जब हमें हिमार्टोमा होगा, जब हमें ग्रेनुलोमा होगा, तो दोनों में हमें क्या मिलेंगी, क्वाइन लीजन ही मिलेंगी, गोल गोल लीजन ही मिलेगी, बट दे आर नॉट कैंसरस, दे आर बिनाइन, ठीक है। तो इसलिए हम जो क्वाइन लीजन है, जो चेस्ट एक्सरे है, उससे हम डायग्नोज कंफर्म नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सीटी स्कैन करवाएंगे। सीटी स्कैन में हमें क्या मिलेगा, सीटी स्कैन में हमें मिलेगा नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल्स, ठीक है, नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल्स मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको डिफरेंशिएट करना होता है कि भाईजान आपका जो ट्यूमर है उसमें जो आपको क्वाइन लीजन गोल गोल आपको व्हाइट पैचेस जो मिलेंगे चेस्ट एक्सरे पे, आपने ये लाजमी देखना होता है कि उसको किस वजह से है, वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। उसके बाद एक और अहम बात आप ये है कि फर्ज करें आपके पास एक मरीज आता है और वो क्या है, जवान है, अभी बिल्कुल यंग है। आपने उसका क्या करवाया, चेस्ट एक्सरे करवाया, आपने उसका क्या किया, चेस्ट एक्सरे किया। जब आपने उसका चेस्ट एक्सरे किया तो आपको क्या मिली, क्वाइन लीजन मिली, आपको क्या मिली, क्वाइन लीजन मिली। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि भाईजान ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि अच्छा यार तुम ना 1 महीने बाद मेरे पास फिर आना। आपने उसका एक्सरे देखा और उस एक्सरे पे आपको क्या मिली, क्वाइन लीजन मिली। आपने उसका 1 या 2 महीने के बाद उसको दोबारा बुलाया, ठीक है, दोबारा बुलाया और दोबारा उसका चेस्ट एक्सरे किया। जब आपने दोबारा चेस्ट एक्सरे किया, अगर तो ये जो लीजन है, ये जो क्वाइन लीजन है, अगर इसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग इन साइज है, अगर ये इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर बात है कैंसर का साइज इंक्रीज होता है। तो अगर तो इसका साइज बढ़ रहा है तो आपने कहना है इसको क्या है, इसको लंग कैंसर है। अगर तो इसका साइज बढ़ रहा है तो आपने कहना है इसको क्या है, लंग कैंसर है। अगर इसका साइज सेम रहता है, मतलब कुछ महीनों के बाद जब आप दोबारा चेस्ट एक्सरे किया तो पिछले एक्सरे और इस एक्सरे में उसका साइज अगर सेम रहता है, तो आपने कहना है कि ये जो लीजन है ये बिनाइन लीजन है, ये टीबी की वजह से हो सकती है, या फिर ये क्या हो सकता है, हिमार्टोमा हो सकता है। इस तरह आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद आपकी जो पैथोमा वाला है उसने एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है और वो आपको बहुत काम आएगी, उसको आपने लाजमी समझना है। वो क्या है, वो ये है कि ये जो लीजन्स हैं, ये जो क्वाइन लीजन्स हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा लीजन मिलती हैं, ठीक है, अगर आपको मल्टीपल लीजन्स मिलती हैं, मतलब आपने चेस्ट एक्सरे कराया और चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या मिलती है, मल्टीपल लीजन्स मिलती हैं, और आपने फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद चेस्ट एक्सरे कराया और वो क्या है, दे आर इंक्रीजिंग इन साइज, मतलब उनका साइज भी बढ़ रहा है और वो क्या है, वो काफी ज्यादा तादाद में है, वो मल्टीपल इन नंबर्स हैं। तो फिर आपने कहना है कि ये इसका अपना कैंसर नहीं है, ये किसी दूसरे के घर का फसाद था और ये हमारे घर आ गया। कैसे, फर्ज करें वो जो मरीज था या वो जो मरीजा थी,
उसको क्या हुआ, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ठीक है, उसको क्या हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो आपने ये कहना, अगर आपको मल्टीपल लीजन्स मिलती हैं और वो जो लीजन्स हैं वो एक्सरे पे उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आपने कहना है कि वो जो कैंसर है, वो जो लीजन्स है, वो लंग्स की अपनी नहीं है, दे आर सेकेंडरी ट्यूमर एंड दे आर फ्रॉम मेटास्टेसिस। मतलब वो किसी और ऑर्गन में कैंसर हुआ था, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब कि वो किसी और ऑर्गन में कैंसर हुआ था और वो हमारे लंग तक आ गया। लेकिन अगर आपको एक सिंगल सिंगल लीजन मिलती है, ठीक है, आपने एक्सरे किया और आपको सिंगल लीजन मिलती है और वो क्या है, वो इंक्रीजिंग इन साइज है। मतलब आपने एक्सरे किया, आपको एक लीजन मिली, आपने कहा अच्छा ये ट्यूमर हो सकता है, आपने उसको महीने के बाद दोबारा बुलाया। जब आपने दोबारा बुलाया और उसका अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आपने कहा इसको तो लंग कैंसर है। और एक ही अगर लीजन मिलती है, तो आपने याद रखना है इट इज प्राइमरी ट्यूमर, ठीक है, इट इज प्राइमरी ट्यूमर। और प्राइमरी में मैंने क्या बताया था, आपके घर के अंदर फसाद होता है, मतलब कि आपकी लंग्स का प्राइमरी ट्यूमर है, वो लंग्स के अंदर ही बनना है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लीजन मिलती हैं और इंक्रीज साइज मिलता है, तो आपने क्या कहना है कि ये कोई और किसी और ऑर्गन का कैंसर था और वो हमारी लंग्स में आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक ने क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको लंग कैंसर हो जाए, अल्लाह ना करे, अगर किसी को लंग कैंसर हो जाए, तो ये जो लंग कैंसर है ये किस किस ऑर्गन तक मेटास्टेसाइज कर सकता है, किस किस ऑर्गन तक फैल सकता है। तो ये पैथोमा वाले ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये आपके लाजमी काम आएगा। वो उसने ये लिखा हुआ है कि साइट ऑफ मेटास्टेसिस फ्रॉम लंग, के फ्रॉम लंग्स मतलब अगर लंग्स में हमारा ट्यूमर बनता है तो वो किस किस जगह पे फैल सकता है। तो इसको आपने याद रखना है, वो सबसे ज्यादा किस में जाएगा, लिवर में, ठीक है, वो आपके जिगर तक फैल सकता है, आपके एड्रीनल ग्लैंड तक फैल सकता है, और बोन तक फैल सकता है, और ब्रेन तक, ठीक है। और आपकी बुक ने एक निमोनिक भी दिया हुआ है, उसको निमोनिक को भी आपने पढ़ लेना है, लेकिन आपने इसको लाजमी याद रखना है। लंग से जो मेटास्टेसिस होती है, मतलब लंग में ट्यूमर बना और वो किस किस तक फैल सकता है, आपके जिगर तक जा सकता है, आपके एड्रीनल तक ग्लैंड तक जा सकता है, आपकी बोन्स तक जा सकता है, आपके ब्रेन तक जा सकता है। इसके अलावा आपकी बुक ने ये लिखा हुआ है कि मेटास्टेसिस फ्रॉम अदर ऑर्गन, मतलब कि किसी और घर में लड़ाई हुई, किसी अदर ऑर्गन में क्या हुआ, ट्यूमर बना और वो आपकी लंग्स में आ सकता है, मतलब मेटास्टेसिस तो हो सकता है। अब उसने ये लिखा हुआ है कि मेटास्टेसिस फ्रॉम फ्रॉम अदर ऑर्गन इज मोर कॉमन, ठीक है, इज मोर कॉमन, मतलब अदर ऑर्गन से मेटास्टेसिस इनटू द लंग्स इज मोर कॉमन। ज्यादातर जो लंग के कैंसर होते हैं वो लंग के अपने नहीं होते, वो किसी दूसरे का फसाद होता है, मतलब कि किसी दूसरे ऑर्गन में पहले कैंसर बनता है, वो आपकी लंग्स में आ जाता है। ठीक है, तो मोर कॉमन क्या है, अदर ऑर्गन्स का ट्यूमर है। ठीक है, तो ये आपने इसको लाजमी याद करना है, ये मैंने आपको कुछ पैथोमा से बातें बताई हैं। उसके बाद आप एक अपनी बेस बना लें कि कोई भी कैंसर है ना, कोई भी कैंसर है, मतलब आप कोई भी कैंसर पढ़ते हो, तो आपको उस कैंसर के बारे में ना, अगर मैं आप फर्ज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि यार मुझे बताएं कि इस बंदे का जो लंग ट्यूमर है या इस बंदे का जो कैंसर है वो किस स्टेज पे है। अब बीइंग अ डॉक्टर आप मुझे ये नहीं बताओगे कि यार ये बड़ी खतरनाक स्टेज पे है, आपने मुझे एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं TNM स्टेजिंग। ठीक है, हम हर कैंसर को, हर जितने भी कैंसर हैं उसको हम स्टेजेस को हम एक तरीका होता है TNM स्टेजिंग, उसके थ्रू हम देखते हैं कि इस कैंसर की अब क्या स्टेज है। अब TNM स्टेजिंग हम क्या देखते हैं, इसको गौर से समझ लो, ये आपके आगे भी काम आएगा। हम कोई भी कैंसर है उसकी हमने स्टेज देखनी है ना, कि यार मैं आपको सिंपली पूछूं कि मुझे बताएं कि इस कैंसर की क्या स्टेज है, तो आप मुझे तीन बातें बताओगे। ठीक है, आपने मुझे हर कैंसर के बारे में तीन बातें बतानी है और मुझे बीइंग अ डॉक्टर मुझे भी पता चल जाएगा कि इस कैंसर की ये स्टेज चल रही है। इसको हम कहते हैं TNM स्टेजिंग। ये आपकी पैथोमा वाले ने लिखा हुआ है, फर्स्ट एड वाले ने नहीं लिखा। ये जितना तकरीबन मैंने पूरा पेज पढ़ाया है, पूरे पेज पे आपके पैथोमा वाले ने लिखा हुआ है और फर्स्ट एड वाले ने नहीं लिखा, और ये इंपॉर्टेंट बातें, इसलिए आप इसको अपनी फर्स्ट एड पे लाजमी लिख लेना। ठीक है, अब सबसे पहले टी से आपने क्या याद रखना है, टी से आपने याद रखना है ट्यूमर साइज। ट्यूमर साइज सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपका कैंसर है, जो आपका ट्यूमर है, इसका साइज कितना है। ठीक है, इसकी साइज से हमें क्या क्या मसले आ सकते हैं। उसके अलावा आपने एन से क्या याद रखना है, एन से आपने याद रखना है स्प्रेड टू लिम्फ नोड। ठीक है, स्प्रेड टू लिम्फ नोड। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, स्प्रेड टू लिम्फ नोड। देखो जितने भी कैंसर हैं जो मलिग्नेंट होते हैं, जो कि फैलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पहले लिम्फ नोड में जाते हैं, वो लिम्फेटिक्स के थ्रू फैलते हैं। मैं आपको पता नहीं याद है या नहीं, मैंने आपको दो तरह के कैंसर एंडोक्राइनोलॉजी में बताए थे और सारे एमसीक्यूज भी बताए थे कि जो कैंसर होता है हमारा दो तरीके से फैल सकता है, या आपके खून के जरिए जिसको हम हेमेटोजीनियस कहते हैं, या फिर आपका लिम्फ नोड्स के थ्रू, मतलब के लिम्फेटिक्स के थ्रू। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, तो पता नहीं अब आपको याद है या नहीं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपका कैंसर दो तरीके से फैलता है, कोई भी कैंसर है वो दो तरीके से फैलता है।
या वो खून के जरिए फैल सकता है जिसको हम हेमाटोजीनियस स्प्रेड कहते हैं, और या वो किस तरीके से फैल सकता है आपके लिम्फेटिक्स के थ्रू, जो आपकी लिम्फेटिक वेसल है उसके थ्रू फैल सकता है। अब आपने जब मैं आपसे पूछूंगा कि यार मुझे बताएं कि इस कैंसर की क्या स्टेज है, पहले नंबर पे आपने मुझे ये बताना है कि उस ट्यूमर का क्या साइज है, उस ट्यूमर का क्या साइज है। उसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि क्या वो कैंसर मलिग्नेंट है, मतलब अगर वो मलिग्नेंट है कैंसर तो उसके लिम्फ नोड्स तक फैल चुका है, उसके लिम्फ नोड्स तक फैल चुका है। दूसरी बात आपने मुझे ये बतानी है। तीसरे नंबर पे आपने मुझे ये बतानी है कि एम से आपने मुझे ये बतानी है कि उसकी मेटास्टेसिस, मतलब उसका उसकी मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, ये तीन बातें जब आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इस कैंसर की ये स्टेज है। अब हम इसको सीखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि यार मुझे बताएं कि कैंसर की क्या स्टेज है। पहले नंबर पे आप मुझे बताओगे ट्यूमर साइज, कि फलाना कैंसर है और उसका ये साइज है। अब इस जो ट्यूमर साइज होता है ना, इससे हमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और ये हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़नी है। इसको हम कहते हैं मास इफेक्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैस इफेक्ट। ये मैस इफेक्ट हमने ना आज की क्लास में पढ़ना है कि फर्ज करें आपकी लंग में ट्यूमर होता है और वो जो जितनी भी उसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स गुजर रहे होते हैं उसको कंप्रेस करता है, और उससे हमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उसके बाद आपने याद रखना है, जो भी कैंसर होगा ना वो अपने करीबी जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना उसमें सबसे पहले फैलता है। अब फर्ज करें, आपको क्या, फर्ज करो किसी बंदा है, कोई बंदा है उसको लंग कैंसर हो गया, उसको क्या है, लंग कैंसर हो गया। अब लंग कैंसर में सबसे करीबी लिम्फ नोड्स कहाँ पे होंगे, हाइलर लिम्फ नोड्स। मैंने आपको 1000 दफा पढ़ा चुका हूं कि जो आपका हाइलम होता है वहां पे अल्लाह ताला ने काफी ज्यादा लिम्फ नोड्स रखे हैं। तो आपने मुझे बताना है कि क्या क्या वो वाला कैंसर उसके हाइलर लिम्फ नोड तक फैल चुका है या नहीं फैल चुका। या फिर आपका जो मीडियास्टिनम होता है, मीडियास्टिनम में भी अल्लाह ताला ने काफी ज्यादा लिम्फ नोड्स रखे हैं। तो जब मैं आपसे स्टेजिंग पूछूंगा, पहले नंबर पे आपने मुझे उसका साइज बताना है। दूसरे नंबर पे आपने मुझे बताना है कि क्या अगर वो लंग कैंसर है तो लंग कैंसर किस में जाएगा, पहले आपके हाइलर लिम्फ नोड में जाएगा। फर्ज करें अगर एक लेडी है और उसको सर्वाइकल कैंसर हो गया, तो सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे जाएगा, उसके पेल्विक लिम्फ नोड्स में। तो इसी तरह जो उसके करीब करीब तरीन लिम्फ नोड्स होंगे वो सबसे पहले उसमें जाएगा। तो आपने मुझे बताना है कि क्या वो वाला कैंसर उसके लिम्फ नोड्स तक मेटास्टेसाइज हो गया है या नहीं हो गया। दूसरा आंसर आपने ये करना है। तीसरा आंसर आपने ये करना है कि जो आप कैंसर बता रहे हो वो क्या किसी ऑर्गन तक मेटास्टेसाइज कर गया है या नहीं कर गया। तो आपने याद रखना है, जो लंग कैंसर होता है, जो आपका लंग कैंसर होता है, मोस्ट कॉमनली ये कहां तक फैल जाता है, ये कहां तक मेटास्टेसाइज होता है, एड्रीनल ग्लैंड तक। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड तक ये आपका हो जाता है, मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसाइज करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए। उसके बाद एक आपकी बुक है, आपकी बुक ने ना ये जो ट्यूमर साइज है इसकी कॉम्प्लिकेशन का एक निमोनिक दिया है, और ये हमने सारी पढ़नी है। ठीक है, इसलिए जो निमोनिक है वो मैं आपको एक दफा बता देता हूँ, फिर हमने ये अभी आज की क्लास में पढ़नी है। ठीक है, सफेयर, सफेयर के नाम से उसने एक निमोनिक दिया है। एस से उसने क्या दिया है, देखो, फर्ज करो आपको कोई लंग का ट्यूमर होता है और एक मैस बनता है और वो सुपीरियर वेना केवा, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो जब वो सुपीरियर वेना केवा को कंप्रेस करेगा तो सुपीरियर वेना केवा की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी और आपको सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हो जाएगा। या फिर अगर वो एपेक्स ऑफ लंग्स पे होता है तो आपको क्या कॉज करा सकता है, पैन कोस्ट ट्यूमर। ये पूरा टॉपिक है, हमने आज पढ़ना है। उसके बाद एच से उसने लिखा है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद आता है एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अगर ये जो ट्यूमर है, अगर आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो कि वेगस नर्व की ब्रांच होती है, अगर उसको कंप्रेस करेगा तो आपको होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी। ये भी हम पढ़ते हैं, ये सारी हमने पढ़नी है। फिलहाल मैं आपको निमोनिक बता रहा हूँ। उसके बाद ई से फर्ज करें आपको कोई लंग का कैंसर हुआ और उससे आपको क्या हो सकता है, आपको प्लूरल एफियन हो सकती है, या फिर आपको क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की सिम्टम्स आपको आएंगे। तो उसने आपको एक निमोनिक बताया है कि लंग कैंसर की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। बात ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अब मैं बात बताने लगा हूं ना, इसको आप अपनी बुक पे लाजमी लिख लेना, और इसमें से एमसीक्यूज आया भी हुआ है, और ये जो जनरल पैथ है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी समझ लेना। देखो, आप मुझसे पूछते हैं कि यार मुझे बताएं कि हमें बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर किस वजह से होता है, मतलब कि इंसिडेंस के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा है। आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि यार हमें ये भी बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के कौन से मरीज हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको आंसर कर देता हूं। आपने इसको बुक पे लाजमी लिख लेना, ये एमसीक्यूज है। अगर हम मेल्स की बात करें, अगर हम मर्दों की बात करें, तो इंसिडेंस के हवाले से मैं ऊपर लिख भी देता हूं, इंसिडेंस के हवाले से। ठीक है, इंसिडेंस मतलब
सबसे ज्यादा मरीज आपको जो मेल हैं वो दुनिया में कौन से मिलेंगे? तो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे प्रोस्टेट कैंसर के, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर, इसको हम रिप्रोडक्टिव में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज्यादा इंसिडेंस हवाले से सबसे ज्यादा जो कॉमन कैंसर है वो कौन सा है? प्रोस्टेट कैंसर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है इंसिडेंस के हवाले से? लंग कैंसर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? कोलोन कैंसर है इंसिडेंस के हवाले से। मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में मरीज किसके हैं? मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर के हैं, दूसरे नंबर पे लंग्स के हैं और तीसरे नंबर पे कोलोन के। लेकिन आप कहते हैं कि यार ये तो चलो मर्दों की बात हो गई, औरतों की भी बात कर लेते हैं। तो फीमेल्स में सबसे ज्यादा जो मरीज हैं कैंसर के वो कौन से हैं? वो हैं ब्रेस्ट कैंसर के। वो किसके हैं? ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट मेल में प्रोस्टेट और फीमेल में ब्रेस्ट। और दूसरे नंबर पे कौन है? लंग कैंसर। फीमेल्स में भी सेकंड कॉमन कैंसर कौन सा है? लंग कैंसर। और तीसरे नंबर पे कौन है? कोलोन है, ठीक है। बस आपने ब्रेस्ट और प्रोस्टेट को देखना है। इसको आप इस तरह निमोनिक से भी याद कर सकते हो, BLC, ठीक है, BLC, ठीक है, BLC। ये आपने ऑर्डर लाजमी याद रखना है कि अगर आपसे कोई बंदा पूछ लेता है कि दुनिया में कैंसर सबसे ज्यादा मर्दों में कौन सा है, तो आपने कहना प्रोस्टेट कैंसर, उसके बाद लंग कैंसर, उसके बाद कोलोन कैंसर। अगर औरतों में पूछे तो सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर, फिर लंग कैंसर और फिर कोलोन कैंसर। लेकिन आप कहते हैं कि यार चलो ये तो हो गया मरीजों के हवाले से कि मरीज सबसे ज्यादा किसके हैं, लेकिन अमवात जो डेथ है, नंबर ऑफ डेथ है, वो कौन कौन सा कैंसर कराता है? सबसे ज्यादा मौतें जो होती हैं दुनिया में वो किस कैंसर की वजह से होती हैं? तो उसका भी आप लाजमी लिख लेना, ये एमसीक्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डेथ के हवाले से कौन सा कैंसर सबसे आगे है। तो अगर हम मेल्स की बात करें, ठीक है, जो मर्द हैं, मर्द में और औरतें, तो अभी अभी तो हम पढ़ चुके हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? लंग कैंसर की वजह से। तो मर्द हो या औरत हो, सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं कैंसर की वजह से उनमें पहला नंबर है किसका? लंग कैंसर का। पहला नंबर है किसका? लंग कैंसर का। उसके बाद मेल्स में आपने याद रखना है प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट। अगर मेल है तो प्रोस्टेट, अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट। ये डेथ के हवाले से कि सबसे ज्यादा मौतें किसमें होती हैं। और तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है कोलोन, कि तीसरे नंबर पे जो अमवात होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? कोलोन कैंसर की वजह से, ठीक है। तो ये ऑर्डर है और ये हाई यील्ड ऑर्डर है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू आता होता है। ये यूएसएमएलई में भी आया हुआ है और आपके एनएलई में भी आ चुका है, ठीक है। ये जनरल पैथोलॉजी का जो नियोप्लेजिया वाला चैप्टर है उसमें से ये एमसीक्यूज आता होता है। अब जरा मुझे एक दफा ये बता दें कि जितना ये मैंने पैथोमा से आपको पढ़ाया है, फर्स्ट एड भी इसमें तकरीबन हमारा पहला पैराग्राफ हो गया है, तो मुझे एक दफा बता दें कि आपको ये सारा समझ आ गया है, इसमें कोई पॉइंट अगर रह गया तो मुझे बता दें। डॉक्टर अनम को क्लियर हो गया, बाकी क्या कहते हैं? जल्दी बताएं, जल्दी। मैंने तकरीबन आधा घंटा लगाया है और सिर्फ आपकी अभी तक बेस बनी है। अब आपके लिए कैंसर को करना बहुत आसान हो जाएगा। चलें ठीक है, अदनान खान को, मुदस्सर को और बाकी जितने भी आंसर कर रहे हैं इन सबको समझ आ गई और बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, खैर वो अपने रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। हम आगे चलते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो आपका लंग कैंसर है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल सिंपल वर्डिंग में याद रखना है, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा ना, मेरा आपने एक एक अल्फाज याद रखना है, फिर आपको इंशाल्लाह ये कभी भी तंग नहीं करेगा। वरना ये आप स्टूडेंट से पूछ के देखना, ये जल्दी समझ ही नहीं आता। अब जो आपका लंग कैंसर है ना, लंग कैंसर की टू टाइप्स हैं। फर्ज करें एक मरीज है, उसको कैंसर होता है और अगर उसको छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, मतलब कैंसर की वजह से अगर उसके छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको? क्या है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। लंग कैंसर हुआ और लंग कैंसर की वजह से अगर छोटे छोटे सेल्स बनते हैं तो हम क्या कहेंगे कि उस पेशेंट को क्या है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा। लेकिन अगर कैंसर होता है और छोटे सेल में नहीं होता, इंटरमीडिएट साइज या बड़े सेल्स में होता है, तो हम क्या कहेंगे कि भाईजान उसको क्या है? नॉन स्मॉल कार्सिनोमा, ठीक है, नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। इसकी टू टाइप्स हैं। ये टाइप्स आपको लाजमी पता होना चाहिए कि अगर कैंसर की वजह से छोटे छोटे सेल्स बनते हैं तो आपने कहना है कि उसको क्या है? उसको क्या है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अगर बड़े बड़े सेल बनते हैं तो आपने कहना है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, सीधी बात है। अब इसमें आपने याद रखना है कि जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो नॉन स्मॉल वाला होता है, ठीक है, ये वाला होता है, नॉन स्मॉल वाला मोस्ट कॉमन है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो आपका स्मॉल सेल होता है ये किस में होता है? आपके लंग्स में अल्लाह ताला ने क्या रखे हैं? स्मॉल एंडोक्राइन सेल्स रखे हैं, ठीक है, स्मॉल न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है।
जो स्मॉल न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, अगर इनका ट्यूमर हो जाए तो आपको क्या होगा? स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब हम इसको पढ़ते हैं और आप अपनी जो फर्स्ट एड है उसको निकाल लें, और फर्स्ट एड का मैं एक एक पेज आपको एक एक लफ्ज पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्मॉल सेल कार्सिनोमा, आप वो खोल लें और उसको हम पढ़ते हैं। अब इसमें इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल सेल लंग, ठीक है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है, इसको मैं इस तरह लिखता हूं। और इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं SCL, ठीक है, SCL। ये आपने लाजमी लिखना है, SCL लाजमी लिखना है। फिर मैं बताता हूं मैंने क्यों कहा ये। अब देखो, गौर से देखो, एस से आपने क्या याद रखना है? पहली बात तो आपने एस से क्या याद रखना है कि एस सेंट्रल, एस और सेंट्रल का मतलब जो फर्स्ट वर्ड है उनका साउंड मिल रहा है, तो आपने कहना है कि ये जो ट्यूमर होते हैं ये सेंट्रल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? सेंट्रल और पेरिफेरल। हम जितने भी ट्यूमर्स पढ़ेंगे हमें या वो सेंट्रल मिलेगा या वो पेरिफेरल मिलेगा। इसका क्या मतलब है? मैं एक लंग्स बनाता हूँ, फर्ज करो ये आपकी क्या है? राइट लंग है, ठीक है, और ये क्या है? आपकी लेफ्ट लंग है, और ये ट्रैकिया है, और ये दो ब्रोंकाई है, ठीक है। सेंट्रल क्या होता है? सेंटर में, दरमियान में। पेरिफेरल क्या होता है? अवे फ्रॉम सेंटर, कि सेंटर से दूर, साइडों पे। अब फर्ज करें आप एक्सरे करवाते हो, अगर आपको लीजन मिलती है साइडों पे, चेस्ट एक्सरे की किनारों पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल लीजन। इसको हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल। मतलब कि हमारे एक्सरे में ये जो क्या होगा, ये पेरिफेरल पार्ट पे होगा, लंग के साइडों पे होगा। लेकिन अगर यही लीजन हमें दरमियान में कहीं पे मिलती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कि लंग्स के दरमियान में मिलती है, हमारे चेस्ट एक्सरे के दरमियान में मिलती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल। अब आपने एस से क्या याद रखना है? स्मॉल है ना, स्मॉल है। आपने याद रखना है जो भी कैंसर एस से स्टार्ट होगा, जो भी कैंसर एस से स्टार्ट होगा, वो एक तो सेंट्रल होगा, मतलब वो कहाँ पे ज्यादातर होगा? ज्यादातर वो सेंट्रल पार्ट में होगा। तो लंग्स के यहाँ करके हमें लीजन मिलेगी। जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है वो हमें कहाँ पे मिलेगा? दरमियान में मिलेगा। और जो एस से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट और कौन होता है? स्मोकिंग। तो वो किस वजह से होगा? स्मोकिंग की वजह से। अब हम इसको पढ़ते हैं, देखो गौर से देखना है, अभी आपको याद हो जाएगा। जो स्मॉल सेल लंग है, पहली बात हमने ये पढ़ी कि ये सेंट्रल होगा, ये दरमियान में होगा। उसके बाद इसकी हमें हिस्टोलॉजी किस तरह मिलेगी, मतलब कि इसमें आपको सेल्स कौन कौन से मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ पे ही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं बिल्कुल आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। इसमें आपको क्या मिलेंगे? स्मॉल स्मॉल कुल चिस्त की कुल चिस्त की सेल्स। अब ये कुल चिस्त की सेल्स क्या है? ये इतना मुश्किल नाम, ये क्या चीज है? आपने कहना है कि जो कुल चिस्त की सेल्स हैं, ये अल्लाह ताला ने हमारी लंग्स में रखे हैं, और ये क्या है? दे आर न्यूरो एंडोक्राइन इन नेचर। न्यूरो एंडोक्राइन इन नेचर। अब ये एक नया कटा खुल गया कि न्यूरो एंडोक्राइन क्या होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। न्यूरो का मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? हार्मोन सिक्रेटिंग। ऐसे सेल्स जो कि क्या है? दे आर नर्व्स, दे आर नर्वस, वो नर्वस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, बट वो सिक्रीट भी करते हैं। वो क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लंग्स में जो कुल चिस्त की सेल्स होते हैं, ये क्या सिक्रीट करते हैं? सिरोटोनिन, ठीक है, सिरोटोनिन सिक्रीट करते हैं। अब जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, वो ये कहता है जो आपके छोटे छोटे न्यूरो एंडोक्राइन सेल हैं, जिसको हम कुल चिस्त की सेल्स भी कहते हैं, अगर इनका ट्यूमर हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि उसको क्या है? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है। और ये बहुत खतरनाक कैंसर है, इससे बहुत मौतें होती हैं। तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का आपको पता चल गया कि जो आपके न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, जो कि क्या, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कुल चिस्त की सेल्स देते हैं, अगर उनका ट्यूमर हो जाए, उसका कैंसर हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि इस बंदे को क्या है? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है। दूसरी बात आपने याद रखना है, जितने भी न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि नर्व्स हैं लेकिन वो सक्रीट भी करती हैं, उनमें एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं क्रोमोग्रेनानिन, ठीक है, क्रोमोग्रेनानिन ए। ये एक प्रोटीन है जो कि सक्रीटरी होती है, ये सक्रीट करती है। आपने याद रखना है, जितने भी न्यूरो एंडोक्राइन के सेल्स होते हैं ना, इन सब में ये प्रोटीन होती है। अब इसको बेस बना के मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस बंदे ने मुझसे एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी है उसको पता होगा। जब हमने पढ़ा था फियोक्रोमोसाइटोमा, एड्रीनल मेडुला का ट्यूमर, तो एड्रीनल मेडुला के ट्यूमर में भी क्या था? न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर था। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में होते हैं। फर्ज करें, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ तो आपके काम आएगी। न्यूरो एंडोक्राइन आपके ब्रेन में होते हैं। ब्रेन में कहाँ पे होते हैं? हाइपोथैलेमस में। अब हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस नर्व से बना होता है, बट वो क्या स्क्रीट करता है? वो क्या स्क्रीट करता है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। उसके बाद जो आपका ये जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये एड्रीनल मेडुला में भी होते हैं, एड्रीनल मेडुला में भी होते हैं।
और एड्रीनल मेडुला में ये क्या बनाते हैं, एपिनेफ्रिन बनाते हैं। याद आया कुछ एंडोक्राइनोलॉजी जिसने पढ़ी थी। अब अगर इसका ट्यूमर हो जाए तो इसको हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। उसके बाद ये और कहां पे होते हैं, हमारी जीआईटी में होते हैं। जीआईटी में क्या बनाते हैं, सेरोटोनिन, जिसको हमने कहा था कार्सिनॉइड ट्यूमर। ये आज मैं आपको समझाता हूं दोबारा। उसके बाद ये जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं ये और कहां पे होते हैं, ये कहां पे होते हैं, ये आपके होते हैं लंग्स में। और लंग्स में भी क्या बनाते हैं, ये सेरोटोनिन बनाते हैं। ठीक है, सेरोटोनिन। अब आपने क्या चीज याद रखनी है, आपने ये याद रखना है, जब भी न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर होगा तो उसमें आपको ये वाली प्रोटीन हमेशा हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन होती न्यूरो एंडोक्राइन सेल में है। तो आपने याद रखना है स्मॉल सेल कार्सिनोमा में हमें जो ये क्यों होता है, जो हमारे छोटे छोटे सेल्स हैं कुलचिस्टिकी सेल्स, ये क्या है, दे आर न्यूरो एंडोक्राइन इन नेचर, और इसमें हमें ये वाली प्रोटीन पॉजिटिव मिलती है, क्रोमोग्रेनिन ए। उसके बाद एक और प्रोटीन है न्यूरॉन न्यूरॉन स्पेसिफिक ए। न्यूरॉन स्पेसिफिक ए भी हम कहाँ किस में होती है, न्यूरॉन्स में होती है। तो चूंकि दे आर न्यूरो एंडोक्राइन इन सेल्स तो इसमें भी हमें मिलेगी। उसके अलावा एक और प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टोफाइसिन। ठीक है, साइनेप्टोफाइसिन पॉजिटिव हमें ये आपने याद करना है। इसमें अब समझाने वाली कोई बात, ये सारी जो प्रोटीन मैंने लिखी हैं ये हमें फियोक्रोमोसाइटोमा में मिलती हैं, ये हमें हाइपोथैलेमस के ट्यूमर में भी मिलती हैं, ये हमें कार्सिनॉइड ट्यूमर में भी मिलती हैं। आप पढ़ के देख लेना। ठीक है, तो क्रोमोग्रेनिन ए में आपने याद रखना है जब भी न्यूरो एंडोक्राइन का ट्यूमर होगा हमें ये प्रोटीन पॉजिटिव मिलेगी। तो चूंकि अभी ये कुलचिस्टिकी सेल्स जो कि न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स इन लंग्स हैं, तो उसमें हमें कैंसर होगा तो आपको स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में भी क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम इसकी ना थोड़ी सी एसोसिएशंस पढ़ते हैं कि जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है ये किस किस मरीज को होगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस पे सबसे ज्यादा टाइम लगाया है। अब हमें ये क्या क्या कॉज कराएगा, स्मॉल लंग सेल कार्सिनोमा है ये हमें क्या क्या कॉज कराएगा। तो अगर आप गौर करें तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी ये वाली। ठीक है, मैंने आपको एक SCL लिखवाया है, स्मॉल सेल लंग। तो इसको मैं इस तरह लिखता हूं, देखो गौर से देखना। अभी ये निमोनिक है ये वाला SCL, मैंने इस तरह इसको लिख दिया। एस से मैंने क्या कहा, स्मोकिंग, कि ये क्या करता है जो आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, इट इज ड्यू टू स्मोकिंग। सी से मैंने क्या याद रखा, स्मोकिंग हो गया। उसके बाद SCL, सी से मैंने क्या याद रखा कि भाईजान ये मुझे क्या कॉज करा सकता है, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम। अब ये एक नया तरीका निकला है कि कुशिंग सिंड्रोम क्यों कॉज कराएगा। उसके बाद आपने याद रखना है, एल से मैंने क्या याद रखा कि इसमें क्या होती है, एल मिस ऑन्कोजीन की होती है एम्पलीफिकेशन। अब ये जो जीन है ना, ये वाला जीन, ये कैंसर कॉज कराता है। ठीक है, ये जो जीन है, ये जो एल मिस जीन है, इसने ना ग्रोथ करवानी होती है, इसने सेल की ग्रोथ करानी होती है। अब होता क्या है, फर्ज करो इस जीन की क्या हो गई है, एम्पलीफिकेशन हो गई है, ये इन नंबर्स बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब इसकी तादाद काफी ज्यादा हो गई है। जब इसकी एम्पलीफिकेशन होगी तो क्या होगा, आपको कैंसर हो जाएगा। तो SCL से आपने 3 बातें याद रखनी है कि जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है ये स्मोकिंग की वजह से होता है, इसमें हमें कुशिंग सिंड्रोम होता है, और एल मिस ऑन्कोजीन की एम्पलीफिकेशन होती है। और क्या होता है, अब आपके ज़हन में आप सबके ज़हन में आ रहा होगा कि यार कुशिंग सिंड्रोम क्यों होता है। अब इसको आप गौर करें तो अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि भाईजान ये क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन का सेल, न्यूरो एंडोक्राइन इन नेचर ट्यूमर है। इसमें क्या होता है, एक्टोपिक प्रोडक्शन हो जाती है, एक्टोपिक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है किसकी, ACTH की। याद आया कुछ, मैंने एंडोक्राइनोलॉजी में गला फाड़ फाड़ के आपको बार बार ये समझाया था कि आपकी एक्टोपिक प्रोडक्शन भी हो सकती है ACTH की। मतलब ACTH आपके कहां से बनता है, ACTH आपके बनता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन अगर ACTH वहां से ना बने, आपके लंग से बनना शुरू कर दे, तो इसको हम कहते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर, और इसमें क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये जो आपके स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है ये क्या करते हैं, ACTH बनाना शुरू कर देते हैं, ACTH बनाना शुरू कर देते हैं। जब ACTH ज्यादा होगा तो आपका बॉडी में कार्टिसोल ज्यादा रिलीज होगा। जब कार्टिसोल ज्यादा होता है तो हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। हमारा ये भी स्मोकिंग भी हो गया, कुशिंग सिंड्रोम भी हो गया, और एल एल ऑन्कोजीन की भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये क्यों होता है। उसके बाद एक होता है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम मैं आपको एंडोक्राइनोलॉजी में बार बार पढ़ा चुका हूँ। ये कुछ भी नहीं होता, फर्ज करें आपकी कोई बॉडी में ऐसा ट्यूमर हो गया है जिसने कोई हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हो जाएगा। अब इसको भी अगेन मैंने कैसे याद किया, अगेन इसको मैंने
एल से याद किया। एस से मैंने क्या कहा, एस से मैंने कहा SIADH। SIADH हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ चुके हैं, मैंने डिटेल में पढ़ाया था, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसमें क्या होता है, आपका जो ADH होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है। ADH क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है। अब होता क्या है, जो जब आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा बनता है ना, तो ये जो ADH है ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ये जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है ये खुद ब खुद ही ADH क्रिएट करना शुरू कर देता है। जब ये खुद ब खुद ADH क्रिएट करना शुरू कर देता है तो आपको SIADH डिजीज हो जाती है। सी से मैंने क्या याद रखा, सी से मैंने क्या याद रखा, एक मिनट, सी से मैंने क्या याद रखा, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम। तो जो कुशिंग सिंड्रोम कैसे होगा, अगर आपका ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ये क्या पैदा करना शुरू कर दे, ACTH पैदा शुरू कर प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो आपको क्या हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। इसके अलावा एल से मैंने क्या याद रखा, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ठीक है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ठीक है, इसको आपने समझ लेना है। अब ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अपनी बुक पे लिख लेना जो मैं आपको बात बताऊंगा। देखो, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम क्या होता है, आप लोग माशाल्लाह FSC में पढ़ के आए हो, जो जब एक न्यूरॉन एंड होती है तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इनके दरमियान साइनेप्स होता है जिसको हम कहते हैं जॉइंट कहते हैं। यहाँ पे हमारी दूसरी मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्स का पता है ना सबको, साइनेप्स जॉइंट होता है, जोड़ होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान। अब होता क्या है, फर्ज करें इसमें क्या है, एसिटाइल कोलिन पड़ा हुआ है, ये एसिटाइल कोलिन पड़ा हुआ है। यहाँ पे ना एक कैल्शियम चैनल होता है, यहाँ पे एक कैल्शियम चैनल होता है। जब पीछे से एक्शन पोटेंशियल आता है, जब पीछे से एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये जो कैल्शियम चैनल होता है ना ये ओपन हो जाता है। जब ये कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो कैल्शियम आपकी नर्व के अंदर जाता है। जब नर्व के अंदर जाता है तो एसिटाइल कोलिन, जब कैल्शियम अंदर जाता है तो एसिटाइल कोलिन कहाँ रिलीज हो जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, यहाँ पे आ जाता है। ये एसिटाइल कोलिन के आगे रिसेप्टर पड़े होते हैं और वो जब उन पे अटैच होता है तो आगे आपका नर्व इंपल्स जनरेट होती है, या आप FSC में पढ़ चुके हो। अब होता क्या है, जब आपको स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है तो आपको क्या हो सकता है, आपको लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम हो सकता है। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम कैसे हो सकता है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में क्या होता है, एंटीबॉडीज बनती हैं, मैंने लिखा AB, एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट अगेंस्ट कैल्शियम चैनल। कौन सा कैल्शियम चैनल, ये वाला प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वाला। तो जब आपको एंटीबॉडीज बनेंगी इस कैल्शियम चैनल के खिलाफ तो आपके ये कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होंगे। जब ओपन नहीं होंगे तो एसिटाइल कोलिन आगे फ्यूज नहीं कर पाएगा। जब एसिटाइल कोलिन आगे फ्यूज नहीं कर पाएगा तो आपकी नर्व इंपल्स आगे जाएगी नहीं। जब आपकी नर्व इंपल्स जाएगी नहीं तो आपके मसल्स काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि आपके मसल्स में एसिटाइल कोलिन होती है। तो आपके मसल्स काम करना छोड़ देंगे और आपको क्या हो जाएगा, लैम्बर्ट ईटन ईटन सिंड्रोम। और ये माइस्थेंसिया जो ग्रेविस होता है उससे मिलती जुलती इसकी सिम्टम्स होती हैं। इसमें हमें मसल वीकनेस हो जाती है, हमारे मसल क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे तो उसकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉफी हो जाती है, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में कि क्या होता है, जो हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें जो कैल्शियम चैनल होते हैं उसके खिलाफ क्या हो जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ठीक है, उसके बाद उसने और भी कुछ डिजीजेस लिखी हुई हैं, उसको आपने लाजमी देख लेना है कि इंसेफेलाइटिस और बाकी ये जो चीजें करवाता है एंटीबॉडीज के थ्रू, वो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने इसको याद रखना है। अच्छा, एक और अहम बात मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। ये जो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम होता है ना, इसमें क्या होता है, जब वो सुबह, जो पेशेंट होता है ना हमारा, जब वो सुबह सुबह उठता है ना, जब वो सुबह सुबह उठता है तो वो बेचारा बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाता। वो बिल्कुल ही उसके हाथ पांव काम ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज बनी हुई हैं किसके खिलाफ, कैल्शियम चैनल के खिलाफ। लेकिन जो जो वो जैसे जैसे मसल्स को थोड़ा हिलाता है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा काम करता है, मसल को वर्क करता है, तो उसमें बेटरमेंट आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि बॉडी नए कैल्शियम चैनल बना लेती है, जिसकी वजह से बेटरमेंट आती है। और ये जो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है ये हम मस्कुलोस्केलेटल में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने जो बातें इसमें याद रखनी है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में, इसको SCL से याद रखना है। पहली बात आपने याद रखनी है कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा क्यों होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी लंग्स में अल्लाह ताला ने न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स रखे हैं जो कि क्या हैं, दे आर नर्व्स इन नेचर बट दे आल्सो सेक्रीट। और उसका अगर कैंसर हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। और चूंकि ये न्यूरो एंडोक्राइन है तो इसमें हमें कौन कौन सी प्रोटीन पॉजिटिव मिलेगी, क्रोमोग्रेनिन ए, न्यूरोस्पेसिफिक ए, साइनेप्टोफाइसिन ए, ये सारी हमें पॉजिटिव मिलेगी इस ट्यूमर में। उसके बाद आपने याद रखना है कि यार इसकी एसोसिएशन क्या क्या है। तो मैंने एक निमोनिक यूज किया, SCL, स्मॉल सेल लंग। ठीक है, तो एस से मैंने क्या याद रखा, स्मोकिंग, के भाईजान स्मोकिंग की वजह से आपको लाजमी स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो सकता है। सी से मैंने क्या याद रखा, कुशिंग सिंड्रोम। एल से मैंने क्या याद रखा, एल मिस इन ऑन्कोजीन।
अब कुशिंग सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि जो आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, ये न्यूरोएंडोक्राइन इन नेचर है। तो ये एक्टोपिकली, ये मतलब इसका काम नहीं है एसीटीएच पैदा करवाना, लेकिन हम ये अब नॉर्मली एसीटीएच सिक्रीट करना शुरू कर देता है। और एसीटीएच किस पे जाता है? हमारे एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है और कोर्टिसोल सिक्रीट करा देता है। और हम ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इसका डायग्नोसिस भी बताया था कि आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे। तो उसमें जब कार्टिसोल ज्यादा होगा तो क्या होगा? आपको कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके ये जो सी है ना, इससे आपने ये भी लाजमी याद रखना है कि ये सेंट्रल होता है। जब आप एक्सरे कराओगे तो आपको इसका जो ट्यूमर है वो लंग्स के दरमियान में मिलेगा, साइडों पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब जरा मुझे बता दें कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ये आपको समझ आ गया है एक एक वर्ड? ये एक एक वर्ड समझाने वाला है